स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक है बिजनेस एंड इट्स टाइप्स। बिजनेस क्या होता है और इसकी टाइप्स क्या क्या होती हैं, आज हम इसको देखेंगे। सबसे पहले तो हम बिजनेस की डेफिनेशन को समझते हैं जो अकाउंटिंग में सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए अकाउंटिंग के अंदर कि भाई बिजनेस होता क्या है। बिजनेस की डेफिनेशन आपके सामने लिखी हुई है, एक कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन दैट एम्स टू मेक प्रॉफिट फ्रॉम सेलिंग गुड्स और प्रोवाइडिंग सर्विस। इससे हमें एक चीज समझ आती है कि ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, ये एक इदारा है। इसका मकसद क्या है? प्रॉफिट कमाना। कैसे? चीजें बेच के या सर्विसेज प्रोवाइड कर। मतलब बिजनेस, व्हाट इट इज इट? बिजनेस है क्या? बिजनेस एक ऑर्गेनाइजेशन है। ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या है? एक ऐसा इदारा जिसकी बाउंड्रीज होती हैं, वो दुनिया से, वर्ल्ड से सेपरेट होता है, उसकी अलग एक पहचान होती है, उसकी बाउंड्री होती है, दुनिया से इंटरेक्ट करता है, उससे चीजें लेता है, उसको चीजें बेचता है। ठीक हो गई? तो बिजनेस एक बेसिकली इदारा है, कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन है जो दुनिया से इंटरेक्ट करती है, उसकी खास पहचान होती है, वो उसकी बाउंड्री होती है, वो एक सेपरेट एंटिटी होती है, दुनिया से वो अलग होती है। एंड एम्स टू मेक प्रॉफिट, इसका मकसद होता है, इसका एक ऑब्जेक्टिव है जो किसी और से मैच नहीं कर रहा। एम है जी इसका फिर प्रॉफिट। इस एंटिटी का, इस बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का एक मकसद है, वो क्या है जी? प्रॉफिट कमाना। तो इसका मतलब ये है ऐसी ऑर्गेनाइजेशन, ऐसा इदारा जिसका मकसद अदर देन प्रॉफिट है। मतलब प्रॉफिट कमाना नहीं है, सर्विसेज प्रोवाइड करना है, मतलब लोगों को सर्विसेज प्रोवाइड करना है फ्री में, मतलब अल्लाह की राह में नेकी करने के निकले लोग। ठीक हो गया जी? अगर ऐसा कोई इदारा है जो ये इसका मकसद प्रॉफिट कमाना नहीं है, कोई और मकसद है, तो हम उसको बिजनेस नहीं कह सकते, ये बिजनेस नहीं है। ठीक है जी? तो बिजनेस वो इदारा है जिसका मकसद है प्रॉफिट कमाना। जिस इदारे का मकसद प्रॉफिट कमाना नहीं है वो बिजनेस नहीं है। फॉर एग्जाम्पल हम कह सकते हैं कि कोई एनजीओ है, कोई पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन है, जिस तरह से हम कह सकते हैं कि मदरसा कह सकते हैं हम, मदरसा का मकसद प्रॉफिट कमाना नहीं है। इस तरह से कोई भी वेलफेयर सोसाइटी है, ये जो इदारे हैं आपको नजर आते हैं हमारे इर्द गिर्द पाकिस्तान के अंदर, इनका मकसद प्रॉफिट कमाना नहीं है। ठीक है जी? तो ऐसा इदारा जो जिसका मकसद प्रॉफिट कमाना ना हो वो ओपन हो जाए। कोई क्लब है, कोई वेलफेयर सोसाइटी है, कोई मदरसा है, कोई मस्जिद है, कोई एनजीओ है, ठीक है, जो लोगों की बेहतरी के लिए, फलाह के लिए काम कर रही है, उसका मकसद प्रॉफिट कमाना नहीं है, तो वो बिजनेस नहीं है। तो बिजनेस बाकी ऑर्गेनाइजेशन से, बाकी इदारों से अलहदा है। किस वजह से? उसका सिर्फ और सिर्फ एक ही वजह है कि बिजनेस वाले जितने भी इदारे हैं उनका एक ही मकसद है प्रॉफिट कमाना। ऐसे इदारे जिनका मकसद प्रॉफिट कमाना नहीं है वो बिजनेस नहीं है। ठीक है जी? तो बिजनेस की सबसे पहली और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो प्रॉपर्टी है, जो बाकी तमाम इदारों से उसको अलहदा कर देती है, वो ये है कि इसका मकसद क्या है। अगर इसका मकसद प्रॉफिट कमाना है तो ये बिजनेस है, अगर इसका मकसद प्रॉफिट कमाना नहीं है तो ये बिजनेस नहीं है। प्रॉफिट कमाया कैसे जाएगा? उसमें आगे दो चीजें हैं, या चीजें बेचें या सर्विसेज प्रोवाइड करें। हाउ? प्रॉफिट कैसे कमाना है? नंबर 1, सेल गुड्स। नंबर 2, प्रोवाइड सर्विसेज। अब हम देखते हैं कि गुड्स की अगर बात करें तो हमारे सामने जो मिसालें मौजूद हैं, हम कह सकते हैं कि बाटा सर्विस, ठीक है जी, जितने भी क्या कहते हैं रेस्टोरेंट्स हैं, ये सारे के सारे क्या कर रहे हैं? हमें गुड्स प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, चीजें बेचते हैं, वो चीजें बेचते हैं, हमसे पैसे लेते हैं। हम कस्टमर हैं, वो इदारे हैं, वो हमसे पैसे कमाते हैं, हमें चीजें देते हैं, हम उनको कैश दे देते हैं, तो वो चीजें बेचते हैं। तो इस तरह से वो प्रॉफिट कमाते हैं। कुछ ऐसे इदारे हैं जो चीजें नहीं बेचते, उस सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। फॉर एग्जांपल हॉस्पिटल। हम हॉस्पिटल में जाते हैं, हम चीजें लेने नहीं जाते, हम शॉपिंग करने नहीं जाते। हमें कोई बीमारी लगी होती है, उस बीमारी का इलाज करवाने के लिए हम हॉस्पिटल में जाते हैं। हॉस्पिटल में डॉक्टर बैठे हुए हैं, वो हमारा इलाज करते हैं, वो हमारी क्या कहते हैं चेकअप करते हैं, हमें कुछ बताते हैं कि ये आप टेस्ट कराएं, जहाँ से आइडिया वगैरह आपको क्या इशू है। तो वो हमें कोई चीज बेच नहीं रहे, वो हम एक सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं और उस सर्विस प्रोवाइड करने के पैसे लेते हैं। ठीक है जी? हॉस्पिटल बेस्ट एग्जांपल है जहां पे चीजें नहीं बेची जा रही, सर्विस प्रोवाइड करी। इसी तरह से सिनेमा में हम जाते हैं, फिल्म देखते हैं, ठीक है, तो हम एक टिकट परचेज करते हैं 500 की, 600 की, 1000 की, जितने की भी डिफरेंट कैटेगरीज होती हैं, तो वो हमसे पैसे ले लेते हैं। लेकिन हम जब सिनेमा में एंटर होते हैं और 3 घंटे बाद बाहर निकलते हैं तो हमारे हाथों में कोई शॉपर नहीं होते, हमारे हाथों में कोई किसी तरह का कोई प्रोडक्ट नहीं होता। हम जाते हैं, 3 घंटे फिल्म देखते हैं, वापस आ जाते हैं। तो हमने
कोई चीज़ परचेज नहीं की, हमने एक सर्विस अवेल की है, वो इदारा उससे हमें सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। हमने मतलब एक फिल्म देखी है, तो वो फिल्म हमारे लिए जो हमने देखी है, वो जो हमारे 3 घंटे का देखना है, वो क्या है जी, हमारा वो फैसिलिटी है जो सिनेमा ने हमें प्रोवाइड की है। तो मतलब ये इदारे हमें कुछ नहीं बेच रहे, कोई गुड्स प्रोवाइड नहीं कर रहे, गुड्स नहीं बेच रहे, ये सर्विस बेच रहे हैं। बाकी इदारे हमें चीजें बेच रहे हैं। तो इन दोनों का, अब चीजें बेचने वाले लोग और सर्विस प्रोवाइड करने वाले लोग, इन दोनों का एक ही मकसद है, प्रॉफिट कमाना। तो लिहाजा दोनों बिजनेस कहलाएंगे। ठीक हो गया जी। तो आई होप कि आपको समझ आ गई होगी कि बिजनेस होता क्या है। हर वो इदारा, हर वो ऑर्गेनाइजेशन, हर वो एंटिटी, हर वो इंस्टीट्यूट जिसका मकसद पैसे कमाना है, प्रॉफिट कमाना है, उसको हम कह सकते हैं कि वो बिजनेस है। इसी तरह से हम एग्जांपल लेते हैं स्कूल्स की। स्कूल्स या कॉलेजेस, इसका मकसद भी क्या है, प्रॉफिट कमाना है। ठीक है जी। हम ये नहीं कह सकते कि जी ये स्कूल और कॉलेज जो है ये अल्लाह की राह में निकले हुए हैं और ये अल्लाह के क्या कहते हैं तालीम लोगों के लिए प्रोवाइड करें। डेफिनेटली इन दोनों का एक ही मकसद है, ये प्रॉफिट कमाते हैं। ठीक है जी। हमारे सीए के आई कैप की बॉडी के अंदर जितने भी कॉलेजेस हैं, वो सब के सब उनका एक ही मकसद है, प्रॉफिट कमाना। जिस तरह का मर्जी कॉलेज हो, सबका एक मकसद है। तो लिहाजा वो बिजनेस है, हम उनको बिजनेस कह सकते हैं। हम उनको ये नहीं कह सकते कोई नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है या एनजीओ है या पब्लिक सर्विस के लिए वो निकली हुई। नहीं 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 नहीं, ऐसा कोई चक्कर नहीं। ये चीज़ क्लियर कर लें कि जितने भी कॉलेजेस स्कूल्स हैं जो हमारे यहाँ पे सोसाइटी में नजर आते हैं, जिस तरह से पंजाब कॉलेज है, सुपीरियर कॉलेज है, या कोई भी सीए से रिलेटेड कोई कॉलेज है, वो सारे के सारे क्या करते हैं, उनका एक ही मकसद है, प्रॉफिट कमाना है। ठीक हो गया जी। तो 2 तरह के इदारे हैं, कुछ ऐसे हैं जो चीजें बेचते हैं, कुछ ऐसे हैं जो सर्विसेज बेचते हैं। दोनों का एक ही मकसद है, प्रॉफिट कमाना। तो बिजनेस वो इदारा है जिसका मकसद प्रॉफिट कमाना है। मकसद हासिल करने के लिए, प्रॉफिट हासिल करने के 2 तरीके हैं। नंबर 1 चीजें बेचो या सर्विसेज बेचो। चीजें बेचने वाली मैंने आपको एग्जांपल्स दे दी हैं, सर्विस देने वाली भी आपको मैंने एग्जांपल्स दे दी हैं। ठीक है जी। अब हम आगे देखते हैं। आगे है जी बिजनेस एक्टिविटीज। मतलब बिजनेस में जो प्रॉफिट कमाया जाता है, वो प्रॉफिट कमाने के तरीके क्या क्या हैं। मतलब हम कह सकते हैं हाउ प्रॉफिट इज अर्न। प्रॉफिट कैसे कमाया जा सकता है। नंबर 1 हम कह सकते हैं कि मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन। नंबर 2 ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशंस। नंबर 3 सर्विस ऑर्गेनाइजेशंस। ठीक है जी। मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन का एग्जांपल ले लेते हैं। ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो रॉ मटेरियल को परचेज करती है, उसको कन्वर्ट करती है फिनिश गुड्स में। ठीक है जी। और फिनिश गुड्स को वो क्या करती है जी, पब्लिक में बेचती है और पब्लिक से वो रॉ मटेरियल लेती है। ठीक है जी। मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन जो पब्लिक से रॉ मटेरियल लेती है और उसको कन्वर्ट करती है फिनिश गुड्स में, और फिनिश गुड्स पब्लिक को बेच देती है। दिस इज कॉल्ड मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन। और इसी साइकिल के दौरान वो प्रॉफिट कमा लेती है। उसका मकसद जो है वो प्रॉफिट कमाना है, तो प्रॉफिट वो जनरेट कर लेती है। अब एग्जांपल देख लेते हैं इसकी। एग्जांपल हम लिख लेते हैं जी, शुगर मिल। शुगर मिल क्या करती है, वो गन्ना लेती है पब्लिक से। मतलब एक शुगर मिल लगी हुई है, वो गन्ना लेती है पब्लिक से परचेज करती है गन्ने को, और उसको क्रशिंग करती है, उसको साफ करती है, उसमें से चीनी निकालती है, बाकी मोलेसिस वगैरह लैदा शक्कर के तौर पे लैदा कर देती है, और बाकी चीनी लैदा तौर पे पैक करके बड़ी बड़ी बोरियों में 40-40 kg की बोरियों में पैक करके वो आगे दोबारा पब्लिक को बेच देती है। तो ये शुगर मिल एग्जांपल है मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन की। इसी तरह से बिस्कुट बनाने वाली जितनी भी कंपनियां हैं, ठीक है जी, वो कंपनी जो है वो भी क्या करती है, मैन्युफैक्चरिंग करती हैं। वो गंदम लेती हैं, अंडे, क्या कहते हैं, चीनी, वो पब्लिक से परचेज करती हैं, फिर उसको मैन्युफैक्चर करती हैं, उसमें सब कुछ मिक्स करके उसका पैकेट्स बना के उसको पैक करके फिर वही पब्लिक को बेच देते हैं, और वहां से वो अपना प्रॉफिट कमाते हैं। तो मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन का जो मेन कंसेप्ट है वो ये है कि आप जो चीज ले रहे हैं वो उसकी फॉर्म कुछ और है, उस पर प्रोसेसिंग करके जो चीज बेच रहे हैं उसकी फॉर्म कुछ और है। जो चीज ली और जो चीज बेची, अगर उसकी फॉर्म चेंज हो गई है तो डेट इज मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन। वो मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन काम करती है। ये चीज आपने अच्छी तरह से याद रखनी है। ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है, जो प्रोडक्ट मार्केट से लेती है वही सेम प्रोडक्ट मार्केट को बेचती है। जो प्रोडक्ट वो एक इदारे से लेती है वही प्रोडक्ट वो आगे पब्लिक को बेचती है। फॉर एग्जांपल हम एग्जांपल लेते हैं, जितने भी आपके सुपर स्टोर्स हैं, ये मेट्रो हो गया, मेट्रो कैश एंड कैरी हो गया, हाइपर स्टार हो गया, जितने भी आपके शॉपिंग मॉल्स हैं, एम्पोरियम मॉल हो गया,
ठीक है जी। जितने भी आपके मॉल्स आपको नजर आते हैं पूरे पाकिस्तान में, इन सब ने जो चीज़ें सेल्स पे रखी होती हैं पब्लिक के लिए, वो सारी की सारी वो उसी फॉर्म में लेते हैं जो आपके सामने नजर आ रही होती है। मतलब वो खुद मैन्युफैक्चर नहीं करते, वो किसी दूसरे इदारे से उसी फॉर्म में चीज़ें लेते हैं, आपके सामने रखते हैं, आपको बेचते हैं, आप उसको घर ले जाते हो और उसमें से वो प्रॉफिट कमाते हैं। ठीक है जी। मकसद इनका भी प्रॉफिट कमाना है, लेकिन ये कुछ बनाते नहीं है, कोई वैल्यू एडिशन नहीं करते। सेम प्रोडक्ट उठाते हैं एक जगह से और दूसरी जगह पे बेच देते हैं, वहां से पैसे कमा रहे हैं। तो मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन और ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन ये दोनों गुड्स में डील करते हैं, चीजों में डील करते हैं, मतलब चीजें बेचते हैं। एक रॉ मटेरियल से फिनिश प्रोडक्ट में कन्वर्ट करके बेचती है, दूसरी फिनिश फॉर्म में ही प्रोडक्ट उठाती है और फिनिश फॉर्म में बेच देती है। ठीक है जी। आपके सामने मैंने एग्जांपल दिया। सर्विस ऑर्गेनाइजेशन जिस तरह से हम कह सकते हैं कि स्कूल्स हैं, ठीक है जी, कॉलेजेस हैं, सिनेमा है, हॉस्पिटल हैं, ये सर्विस ऑर्गेनाइजेशन है। और ये इदारे जो हैं ये सर्विस प्रोवाइड करके वहाँ से प्रॉफिट कमाते हैं। तो हम बिजनेस एक्टिविटी हम देख रहे थे डिटेल में कि बिजनेस में प्रॉफिट कमाने की क्या क्या एक्टिविटीज हो सकती हैं। नंबर 1, रॉ मटेरियल मार्केट से पकड़ो, उसको कन्वर्ट करो, फिनिश फॉर्म में लेके आओ और उसको मार्केट में बेच दो। ठीक है जी। जिस तरह से हम एग्जाम्पल एक और भी ले सकते हैं, पेल, डॉलेंस, ये क्या करते हैं, रॉ मटेरियल प्लास्टिक, लोहा वगैरह सब कुछ लेके एक जगह से उसको कन्वर्ट करके उसको एक फॉर्म में कंप्रेसर वगैरह डाल के एसी बना देते हैं या टीवी बना देते हैं या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान बनाते हैं, उसको फिनिश फॉर्म में कन्वर्ट करके हमारे सामने ले आते हैं। ठीक है जी। तो ये मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन जो एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में बिजनेस प्रोडक्ट को कन्वर्ट करती है। ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन कोई फॉर्म कन्वर्ट नहीं करती। हाइपर स्टार, एम्पोरियम, मेट्रो पे पेल का प्रोडक्ट पड़ा होता है, वो पेल से लेते हैं और पेल पे ही रखते हैं। पेल का ही प्रोडक्ट उनके सामने होता है, लोग आते हैं वहां से मेट्रो से या हाइपर स्टार से, एम्पोरियम से परचेज करके ले जाते हैं। इन्होंने कुछ भी नहीं किया अपनी तरफ से, इस वैलिडेशन कोई वैलिडेशन नहीं की। इस तरह सर्विस ऑर्गेनाइजेशन है, यहाँ पे सर्विसेज बेचते हैं। ठीक है जी। ये चीजें हैं आपको अच्छी तरह से आने की बिजनेस एक्टिविटीज क्या क्या होती हैं। अब आते हैं जी टाइप्स ऑफ बिजनेस की तरफ। बिजनेस की टाइप्स क्या, बिजनेस की 3 टाइप्स हैं। एक है जी सोल प्रोप्राइटरशिप, एक है पार्टनरशिप, एक है कंपनी। ठीक है जी। सोल प्रोप्राइटरशिप में क्या होता है जी, सिंगल पर्सन, एक वाहिद बंदा होता है जो किसी दुकान पे बैठा होता है। हम किसी शॉप की एग्जांपल लेते हैं। आप बिजनेस, हम सबसे लोएस्ट कैटेगरी देखा जाए तो एक दुकान है, वहाँ पे एक बंदा बैठा हुआ है, वो डेफिनेटली 99% श्योर है कि वही बंदा उस दुकान का मालिक है। उसके पास थोड़े से पैसे थे, 1 लाख 2 लाख 3 लाख रुपया उसके पास था, वो बिजनेस करना चाहता था, उसने एक दुकान खोल ली, रेंट पे दुकान ले ली और उसमें सामान रख लिया और उसको बेचना शुरू कर दिया, वहां से वो प्रॉफिट कमा रहा है। तो वो एक सिंगल बंदा है, उसने दुकान किराए पे ली और उसने चीज़ें उसमें सामान डाल के उसको बेचना शुरू कर दिया। सिंगल बंदा है, उसके साथ और कोई बंदा नहीं है, वो अकेला बंदा है, उसके पास पैसे भी कम है, उसके हिसाब से वो काम चला रहा है। दैट इज सोल प्रोप्राइटरशिप। अच्छा, 2 या 2 से ज्यादा पर्सन्स अगर मिलके काम करना चाहते हैं, कोई दुकान चलाना चाहते हैं, कोई थोड़ा सा सेटअप बड़ा करना चाहते हैं, तो वो जिस कैटेगरी में आएंगे दैट इज पार्टनरशिप। वो पार्टनरशिप पे आ रहे होंगे। मतलब एक बंदे के पास 1 लाख रुपया है, दूसरे के पास 4 लाख रुपया है, तीसरे के पास 5 लाख रुपया है, और ये तीनों कहते हैं यार हम मिलकर काम कर लेते हैं, हम तीनों दोस्त हैं तो मिलकर काम कर लेते हैं। वो मिलकर काम कर ले, कोई मसला नहीं। ठीक है जी। लेकिन वो जो बिजनेस होगा उसको हम पार्टनरशिप कहते हैं, हम उसको सोल प्रोप्राइटरशिप नहीं कहेंगे, सोल ट्रेडरशिप नहीं कहेंगे, वो एक पार्टनरशिप है। ठीक है जी। जब भी अकेला बंदा दुनिया में कोई काम करेगा, उसका बिजनेस का मकसद होगा, प्रॉफिट कमाना मकसद होगा, तो उसको हम सोल प्रोप्राइटरशिप कहेंगे। जब 2 या 2 से ज्यादा बंदे मिलकर काम कर रहे होंगे तो उसको हम सोल प्रोप्राइटरशिप नहीं कहेंगे, उसको पार्टनरशिप कहेंगे। इसी तरह से 2 या 2 से ज्यादा बंदे मिलकर काम कर रहे हैं तो उसको हम कंपनी भी कह सकते हैं। तो फिर पॉइंट ये है, पार्टनरशिप में और कंपनी में फर्क क्या है, व्हाट इज द डिफरेंस इन दिस बोथ कैटेगरीज, वो भी डिफरेंस हम देखते हैं। फिलहाल हमें ये चीज क्लियर होना चाहिए। इसमें 1% भी कंपनी हो सकती है, वैसे ये हम बात पढ़ेंगे, 1% और 2 और मोर देख लेते हैं बाद में। सोल प्रोप्राइटरशिप में वो जो प्रॉफिट कमाता है, प्रॉफिट्स कैसे कमाएगा, फर्ज करें कि उसने एक चीज परचेज की थी जिसकी कॉस्ट थी 400 रुपया, कोई बुक परचेज की थी और वो सेल कर रहा है जनाब 600 रुपये की, तो 200 रुपये का उसको प्रॉफिट हो रहा है, सिंपल। ठीक है जी। 400 रुपये की उसने परचेज की थी, 600 की बेच रहा है, 200 का प्रॉफिट कमा रहा है। इसमें बाकी अदर एक्सपेंसेस, वो शॉप का रेंट वगैरह सब कुछ निकाल के उसको जो चीज़ें बचती हैं, अगर हम इसको बात कर लें तो अदर एक्सपेंसेस पर बुक एक्सपेंसेस हम निकाल लें तो कोई शायद 100 रुपया एक्सपेंस मजीद निकल आए
तो पीछे 100 रुपये का नेट प्रॉफिट बनता है उसका। तो नेट प्रॉफिट उसका जो है 100 रुपये बनता है। तो ये उसकी कैलकुलेशन की जाएंगी टैक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि एक टैक्स ऑफिसर जाएगा उस दुकान पे और दुकान वाले का सारा कैलकुलेशंस करके उसको बताएगा जी आपने इतना प्रॉफिट कमाया, उसके ऊपर टैक्स पे करें। ठीक है जी। तो उसके पर्सनल जो भी एक्सपेंसेस हैं और पर्सनल जो भी उसने इनकम्स हैं वो माइनस करके जो भी कैलकुलेशन की जाएगी उसके ऊपर उसको टैक्स वगैरह पे करना पड़ेगा। प्रॉफिट की सिंपल इस तरह से कैलकुलेशन होगी। ठीक है जी। अब वो पर्सनली लायबल होगा इन चीजों के लिए। मतलब अगर उसकी दुकान पे वो कोई चीज बेचता है और वो उसको किसी से कर्जा ले देता है अपनी दुकान के मकसद के लिए, वो कर्जा पे नहीं कर पाता, तो वो उसको अपने घर की चीजें बेच के कर्जा पूरा करना पड़ेगा। वो पर्सनली लायबल है। ही इज पर्सनली लायबल फॉर लायबिलिटीज पेमेंट्स। ठीक है जी। कोई कर्जा वगैरह उसने लिया है तो उसकी पेमेंट उसको करनी पड़ेगी, अपने घर से पे करनी पड़ेगी। दुकान पे अगर पैसे नहीं बचे, दुकान का सामान बेच के भी कर्जा नहीं उतर रहा, तो उसको घर का सामान बेच के कर्जा उतारना होगा। ये इसका एक ड्रॉबैक है सोल प्रोप्राइटरशिप का, कि इसमें आपको पैसे, जब कर्जा आपने किसी जगह से ले लिया है, किसी दोस्त ने आपको पैसे दिए, आपको लॉस हो गया, अब दोस्त आपसे पैसे वापस मांग रहा है, तो आपको कर्जा उसको पूरा करके देना पड़ेगा। सिर्फ शॉप नहीं है, आप पर्सनली लायबल हो जाएंगे उसके लिए। ठीक है जी। ये अपनी बात याद रखनी है। इसमें अगला पॉइंट आ रहा है कि प्रॉफिट्स बिलोंग्स टू हिम ऑनर ओनली। इस बिजनेस में उसने जो प्रॉफिट कमाया 100 रुपया, ये उसी का है। दुनिया में कोई बंदा आके उस पर क्लेम नहीं कर सकता कि जनाब ये जो 100 रुपये कमाया ना, इसमें से 50 मेरे 50 आपके। उसने ये जो पैसे कमाए हैं ये उसी के जेब। दुनिया में और कोई बंदा उस पर क्लेम नहीं कर सकता कि जनाब उसमें मेरा भी शेयर, कोई नहीं कर सकता। ये सिर्फ और सिर्फ उसी का हक है जो उसने कमाया है। ठीक है जी। प्रॉफिट्स बिलोंग टू हिम ओनली, सिर्फ और सिर्फ उसी के हैं। वो उसको जैसे मर्जी लोगों में बांटना चाहे वो उसकी मर्जी है, लेकिन कोई और बंदा उस पर अपना हक नहीं जता सकता। इसी तरह से उस बिजनेस के अंदर जितना भी फर्नीचर पड़ा है, जितना भी सामान पड़ा है, वो सारा उसी का है, जिसको हम एसेट्स कहते हैं। ठीक है। कोई भी चीज पड़ी बिलोंग्स टू हिम ओनली ऑनर। ठीक है जी। एसेट्स जितने बड़े सारे उसके हैं और जो प्रॉफिट है वो उसका है, उसमें उसका कोई हिस्सेदार नहीं है, कोई मांगने वाला नहीं है। ठीक है जी। अब बिजनेस को चलाने के लिए जो खर्चा है वो किस तरह से हो सकता है, मतलब वो कहा जा सकता है कि भाई बिजनेस को चलाने के लिए लाख रुपए चाहिए, मेरे पास तो 40,000 रुपये, बाकी 60,000 रुपये कहाँ से आएगा। तो अगर ऑनर इन्वेस्टमेंट अपनी करना चाहे वो कर सकता है, दोस्तों से लेना चाहे वो ले सकता है, बैंक से लेना चाहे वो बैंक से भी ले सकता है। तो बिजनेस में चलाने के लिए पैसे कहाँ से आएंगे, उसके दो जरिए हैं। एक तो अपनी जेब में से लगा सकता है, दूसरा अपने दोस्तों से पकड़ के लगा सकता है, या किसी बैंक से कर्जा लेकर लगा सकता है। तो ये सोर्स ऑफ इन्वेस्टमेंट है उसके बिजनेस के अंदर। ठीक है। और इसको बेचा भी जा सकता है। कैन बी सोल्ड टू अदर्स। ऐसे ही है, बिजनेस को आप ऐसे ही बेच सकते हैं जैसे आप अपने घर की चीज को बेच सकते हैं। तो बिजनेस में उसको बेचने के जो पैसे मिलेंगे वो भी आपके होंगे। ठीक है जी। अच्छा, इसमें भी प्रॉफिट की कैलकुलेशन होगी जिस तरह से यहाँ पे हुई थी। 400 मतलब कुछ चीज बेची, फर्ज करें 600 की थी, कॉस्ट उसकी आई थी 400, 200 रुपये का ग्रॉस प्रॉफिट हुआ, उसमें से और एक्सपेंसेस जो थे, बिजली वगैरह का खर्चा निकालने को कोई 100 रुपया माइनस कर दिया, तो नेट प्रॉफिट उसका आ जाएगा 100 रुपया। ठीक है जी। अच्छा, अब ये 100 रुपया अगर 3 बंदे हैं ए बी सी, इन तीनों में डिवाइड हो जाएगा। अच्छा, अब डिवाइड होने की रेशियो भी जरूरी नहीं है सेम हो, जो उनके दरमियान एग्री होगी उसके हिसाब से। फॉर एग्जांपल हो सकता है कि ये 50 रुपए ले ले, ये 30 रुपए ले ले, ये 20 रुपए ले ले। ठीक है जी। जरूरी नहीं है, वो सारा तीनों सेम ले ले, 33 33 33, या तीनों डिफरेंट भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे प्रॉफिट सारे का सारा एक बंदे का था। यहाँ पे प्रॉफिट जो कमाया जाएगा वो 3 बंदों में या 4 बंदों में या 2 बंदों में, जितने भी बंदे आपस में मिलकर काम कर रहे हैं उनमें डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, उनके मुताबिक उनकी एग्रीड रेशियो में। जो शुरू में एक मुआहदा होगा जिसको पार्टनरशिप डीड कहते हैं, उसमें लिखा जाएगा कितने बंदे हैं और उनमें रेशो क्या क्या रेशो होगी डिस्ट्रीब्यूशन की। ठीक हो गया, ये चीज अपनी याद रखनी है। अच्छा, प्रॉफिट्स बिलोंग शेयर्ड बिटवीन पार्टनर्स। यहाँ पे सिर्फ ऑनर का था, एक सिंगल बंदे का प्रॉफिट था। यहाँ पे वो जो प्रॉफिट होगा वो शेयर हो जाएगा ऑनर्स में, जितने भी पार्टनर्स है, 3 4 5। इस तरह से एसेट्स जितने भी उस पार्टनरशिप के अंदर कोई इक्विपमेंट्स पड़े हुए हैं, फर्नीचर पड़ा हुआ, लैंड है, बिल्डिंग है, कुछ भी है, जो भी असासे हैं उसके, वो बिलोंग्स टू पार्टनर्स के साथ अटैच है। ठीक है जी। तो वो क्या बिजनेस को चलाने के लिए डेफिनेटली
पार्टनर्स बिजनेस को चलाने के लिए ऑनर की इन्वेस्टमेंट है जी। इसी तरह से पार्टनरशिप में जो होता है, पार्टनर्स नीचे अपने स्टाफ भी रख सकते हैं, उसको जितना ग्रो करना चाहे कर सकते हैं। सोल प्रोप्राइटरशिप में नॉर्मली आपके पास पैसे कम होते हैं जिसकी वजह से आप एक दुकान चलाते हैं, लेकिन अगर 3-4 बंदे मिलकर काम कर रहे हैं तो उनके पास फंड्स ज्यादा हो जाते हैं। फंड अगर ज्यादा हो जाएंगे तो डेफिनेटली वो एक अच्छा सेटअप, एक बड़ा सेटअप चला सकते हैं। तो इस तरह से वहां पे उनके पास नंबर ऑफ पर्सन बढ़ जाते हैं। उनमें मतलब आप कह सकते हैं मैनेजर होता है, नीचे असिस्टेंट भी हो सकते हैं। इस तरह से वो एक हायरार्की बन जाती है। ठीक है, पार्टनरशिप को भी ऐसे सेल कर सकते हैं, सोल्ड एज प्रोडक्ट। पार्टनरशिप बिजनेस को भी आप अगर आप सेल करना चाहें कर सकते हैं। इसमें एक जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि भाई पार्टनर मतलब एक फर्ज करें एक कंपनी है, उसमें ए बी सी 3 पार्टनर है। एक पार्टनरशिप फर्म है जिसमें 3 पार्टनर है, एबीसी पार्टनर है। और ए ने फर्ज करें ए इस वक्त फर्म में या अपनी पार्टनरशिप में बिजनेस में बैठा हुआ है। ए ने कुछ सेल की है, ठीक हो गया, या ए ने कुछ चीज परचेज किया, या उसने क्या लेगा आप ए ने बेसिकली लोन बारो किया है फर्म के लिए 1 लाख रुपए का, और मिस्टर ए फर्म के लिए इसने परचेज किया, लोन लिया था, और अब ए लोन रिटर्न नहीं कर पाया, अनएबल टू पे, ए लोन वापस नहीं कर पाया। तो इस सिचुएशन में जिस बंदे ने कर्जा दिया है वो ए बी सी तीनों से ले सकता है। ऐसा नहीं है कि बी और सी कहता है जी ए ने पैसे लिए तो यही वापस करेगा, नहीं। चूंकि ये उसने पार्टनरशिप के नाम पे लिए हैं तो पार्टनरशिप में ये भी तीनों हिस्सेदार हैं। तो अगर ए ने कर्जा लिया है, ए वापस नहीं कर पा रहा, तो बी और सी दोनों से लिया जाएगा। इन तीनों में से सारे पैसे दे दें आधे आधे, या इन तीनों में से कोई एक निकाल दे पैसे। पार्टनरशिप के अंदर ये रूल है कि अगर एक ने लायबिलिटी अराइज की है तो वो या उसके साथ मिलते जुलते जितने भी बंदे हैं जो फॉर्म में काम कर रहे हैं वो सारे के सारे मिलके वो पैसे पे करेंगे। ठीक है, ये पार्टनरशिप का एक रूल है। अब आते हैं कंपनी की तरफ। जब बहुत सारे लोगों के मिलके काम करें, फॉर एग्जांपल कोई 100 बंदा है या 150 या 200 है, एग्जांपल मैं दे रहा हूँ फिलहाल, वो मिलियंस और करोड़ों या अरबों की गेम है, तो वो क्या करेंगे, वो एक कंपनी रजिस्टर करवा लेंगे। कंपनी का रजिस्टर करवाने का फायदे भी होते हैं और कुछ नुकसान भी होते हैं। फायदे क्या नुकसान तो हम बाद में देखते हैं। फिलहाल इनके पास मिलियंस कैश या बजट बहुत ज्यादा है, बहुत हाई। पार्टनरशिप में पैसे हैं, पार्टनरशिप में, लेकिन सबसे ज्यादा पैसे कंपनी के अंदर इन्वेस्ट होते हैं। अच्छा, जब उसमें होंगे तो फिर ऑनर भी होंगे, ऑनर के नीचे होंगे मैनेजर्स, मैनेजर के नीचे फिर सुपरवाइजर, और फिर उसके नीचे स्टाफ, फिर वर्कर वगैरह वगैरह। तो ये बहुत लंबी एक लाइन बन जाती है जिसमें लोग काम कर रहे होते हैं, बहुत बड़ा स्ट्रक्चर बन जाता है। काम करने वाले बंदे यहाँ पे जो मजदूर होते हैं वो यहाँ पे काम कर रहे होते हैं, लेकिन ये मिडिल स्टाफ है, सुपरवाइजर, मैनेजर और ऑनर्स। ठीक हो गया जी। तो इस तरह से काम चल रहा होता है। ऑनर खुद काम नहीं कर रहे होते यहाँ पे, क्योंकि इनका बहुत बड़ा सेटअप बन जाता है। कंपनी की सूरत में याद रखिएगा कि कंपनी इस तरह से चलती है। ऑनर को कंपनी चलाने की जरूरत नहीं है, ऑनर घर बैठे होते हैं। ये मैनेजर्स होते हैं जो कंपनी को चला रहे होते हैं। इन मैनेजर्स ने कंपनी को रन करना होता है, वहां से ये मैनेजर्स ही प्रॉफिट कमाते हैं और ये रिपोर्ट करते हैं ऑनर को कि जनाब सारा में काम किया, इतने पैसे कमाए। ठीक है जी। तो ये बहुत बड़ा सेटअप होता है कंपनी का, जो डेफिनेटली पार्टनरशिप या पार्टनरशिप से ज्यादा बड़ा होता है। दूसरी सबसे बड़ी जो बात होती है कि ये लॉ के अंडर सेपरेट लीगल पर्सन के तौर पर झड़ होती है। ठीक है, याद रखिएगा, सेपरेट लीगल पर्सन के तौर पर ट्रीट होती है। फॉर एग्जांपल ए बी और सी, इन 3 बंदों ने मिलके एक कंपनी बनाई, ए बी सी एंड को प्राइवेट लिमिटेड। ठीक है जी, इन्होंने मिलकर कंपनी बनाई और कंपनी से वो अपना कारोबार कर रहे हैं और पैसे कमा रहे हैं। ओके, अब ये कंपनी जाती है बैंक में, लोन लेती है 1 लाख रुपए का, इस कंपनी ने अप्लाई किया, और 1 लाख रुपया अनएबल टू पे नहीं कर पाई कंपनी। तो जो बैंक होगा वो आपका एज पर लॉ ए बी या सी से पैसे नहीं निकलवा सकता। क्यों? वो इस कंपनी से पैसे निकलवाएगा, कंपनी के एसेट बेचेगा, कंपनी में से जितने पैसे मिलेंगे वो ये निकलवा सकता है। इन बंदों, इसके पीछे जो बंदे बैठे हैं उनके ऊपर किसी तरह का कोई केस नहीं होगा, किसी तरह का कोई उनके ऊपर लायबिलिटी नहीं होगी। पार्टनरशिप में
उन बंदों से पैसे निकलवाए जा सकते थे, सोल रेडियो में भी निकलवाए जा सकते थे। लेकिन यहाँ पे जब वो इस तरह का काम होगा तो ये लाइबिलिटी उस कंपनी की होगी, मतलब कंपनी एक चौथा पर्सन है जो ट्रीट किया जा रहा है। ए बी सी 3 पर्सन हो गया, चौथा ये है। तो अब ये बैंक जो है ना इससे पैसे निकला सकता है, इनके ऊपर कोई केस नहीं करा सकता। ये इनकी इंडिविजुअल लाइफ है, इनकी पर्सनल लाइफ है, ये जो मर्जी करें। इनके घर में जो चीजें पड़ी हैं वो बेच के पैसे पूरे नहीं किए जाएंगे। सिर्फ कंपनी के जो एसेट्स हैं सिर्फ वही सेल होंगे। कंपनी एक अलहदा पर्सन के तौर पर ट्रीट की जाती है, जिसको हम कह सकते हैं कि ये नेचुरल पर्सन तो नहीं है, लेकिन ये जुडिशियल पर्सन है। ये लॉ की नजर में एक अलहदा से एक पर्सन काउंट किया जाएगा। ठीक है जी, आपने इसको इसी तरह से याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कंपनी का सबसे बड़ा फायदा ये है कि इसमें अगर आपने पैसे लगाए और वो डूब गए, उससे ज्यादा पैसे डूब गए, तो आपके घर के एसेट्स को सेल करके, आपके घर के सामान को सेल करके पैसे पूरे नहीं किए जाएंगे। ठीक है जी, तो कंपनी के एसेट्स भी होते हैं। कंपनी जो चलाने वाले लोग होते हैं वो ऑनर नहीं होते, याद रखिएगा। कंपनी चलाने वाले लोग मैनेजर होते हैं। ठीक है जी, मैनेजर होते हैं और ऑनर को साल के बाद रिपोर्ट करते हैं, जनाब हमने कितने पैसे कमाए। जबकि सोल प्रोप्राइटरशिप में और पार्टनरशिप में क्या कहते हैं, जो चलाने वाले बंदे होते हैं ना वो खुद ऑनर ही होते हैं। यहाँ पे सिंगल पर्सन जो ऑनर होता है वो चला रहा होता है, यहाँ पे पार्टनर चला रहे होते हैं। यहाँ पे वो जिन्होंने पैसा लगाया होता है वो नहीं चला रहे होते, उन्होंने नीचे बंदे रखे होते हैं जो काम चला रहे होते हैं। ठीक है जी, तो ये बेसिक